दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से प्रदर्शन के बाद युवाओं के प्रदर्शन के बाद भारत में युवाओं को देशद्रोही घोषित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, यह देश के लिए घातक है। और इस तरह से उसकी ब्रांडिंग की जा रही है कि जैसे वो मोदी विरोधी मोर्चा लेके खड़े हुए थे और वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में खिलौना बन गए। दोस्तों, इस तरह का प्रयास और इस तरह का प्रचार देश के लिए घातक होगा, मोदी जी के लिए घातक होगा, बीजेपी के लिए घातक होगा, आरएसएस के लिए घातक होगा। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 12 ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा जिस पे आप अपने विचार रखिएगा कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में और गंभीर मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करें। जितने लोग इस चैनल को देखते हैं वो सब इस देश का भला चाहते हैं। उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, उन सब का एजेंडा ये है कि यह देश तरक्की करे और आगे बढ़े। और जिस देश में 25% जेंजी हो, 25% आबादी जेंजीज की हो, क्या आप उनको इग्नोर कर सकते हो? क्या उनकी आवाज दबा सकते हो? अगर आप एक तरफ से दबाने का प्रयास करोगे तो वो विस्फोट कहीं और से निकलेगा। इसलिए ये गलती ना करें। मेरा मोदी जी से निवेदन है, इस देश का नागरिक होने के नाते, कि जितने पत्रकार, जितने मीडिया चैनल, जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर, बीजेपी के प्रवक्ता भारत की युवा शक्ति को देश विरोधी घोषित करने में लगे हुए हैं, उन सबको बोलें कि अपना अपना प्रचार बंद करें। वो देश के नागरिक हैं, उतना ही हक उनका है जितना हमारे पत्रकारों का या जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का है या पॉलिटिकल पार्टीज का। क्योंकि जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है वो देश हित में नहीं है। इसके बहुत ज्यादा गलत परिणाम दूरगामी होंगे, इसको भी हमें समझना। तो दोस्तों, आज चर्चा का विषय यही रहेगा और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर हैं। इस समय जो मैं कह रहा हूं आपसे कि जो प्रयास किया जा रहा है कि भारत का युवा देश विरोधी है, कि वो किसी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से आया है, लेफ्टिस्ट का आदमी है, ये है वो है, आपको क्या लगता है कि भारत का जो युवा है वो ब्रेन डेड है? उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है? अगर ऐसा है तो आप गलतफहमी में। उसकी बात करने का तरीका, उसके कम्युनिकेशन का तरीका, जो पुराने हमारे राजनेता हैं और जो बड़े टीवी चैनल हैं, उनसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उनसे ज्यादा फास्ट है। वो सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो सरकारी नैरेटिव है या जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता है। वो क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, वो अल्टरनेट सोर्सेज से एनर्जी लेता है, आइडिया लेता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या सही। किसी भी संस्था और समाज में जब दर्द होता है उसको कहा जाता है पिंच पॉइंट। अगर युवाओं को दर्द था, अगर उनकी बात सुनी होती और उसी समय एड्रेस कर दिया होता तो ये मुद्दा इतना नहीं बढ़ता। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में एक चीज होती है पिंच पॉइंट एंड क्रंच पॉइंट। पिंच पॉइंट वो होता है कि मेरे को दर्द हुआ, मैंने अपनी बात रखी, आपने उस समस्या का समाधान किया, तो बात वहीं खत्म हो जाती। मैंने अपनी बात रखी, आपने सुना ही नहीं, आप उसको इग्नोर करते रहे, प्रॉब्लम बढ़ती रही, आप इग्नोर करते रहे, एंड ऑफ द डे मैं कब तक बर्दाश्त करूं? और जब मैं सड़क पे उतरता हूं उसको बोला जाता है क्रंच पॉइंट। जब मैं खिलाफत करता हूं, विद्रोह करता हूं, उसको बोला जाता है क्रंच पॉइंट। ये तब आता है जब आप पिंच पॉइंट्स को कई बार इग्नोर कर चुके होते। तो गलती किसकी है? गलती युवाओं की है या गलती सिस्टम की? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसलिए आज की चर्चा का मुद्दा यही रहेगा। और जब बच्चे आज अपने क्रंच पॉइंट को लेकर सड़कों पे उतरे, आपने क्या किया? उनके खिलाफ पूरा मीडिया खोल दिया, पुलिस बल खोल दिया, कोर्ट्स के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हुई, हर जगह उनको यह घोषित करने की कोशिश की गई कि वो देश विरोधी है। आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी जो विरोधी आवाज है, जो डिसेंट वॉइस है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करें। क्या ये डेमोक्रेसी? इससे भारत का मान क्या दुनिया में बढ़ेगा?
क्या समाज में इससे खुशहाली आएगी या समाज में गुस्सा बढ़ेगा? जब आप प्रेशर पॉइंट या आउटलेट्स को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्ड होता है और वो समाज के लिए और सिस्टम के लिए घातक है। हम आज तक डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं समझे और मोदी साहब के लिए एक बहुत बड़ा मौका था जब 12 साल से अपोजिशन ये कह रहा था कि साहब मोदी डिक्टेटर है। आज ये मौका था, मोदी साहब उस इमेज को एक झटके में धो सकते थे कि देखिए बच्चों ने प्रदर्शन किया, मैंने बुलाया, उनकी बात समझी और उनकी समस्याओं को समझ के हमने कार्रवाई शुरू कर दी। हम किसी की भी डिसेंट वॉइस को दबाते नहीं हैं। मोदी साहब के पास अपनी इमेज मेकओवर का मौका था, लेकिन मोदी समर्थकों ने, जो मोदी साहब को भुलावे में रखते हैं, मोदी साहब को गलत फहमियां पैदा करके देते हैं, उनको लगा कि दोबारा मोदी की और ताकतवर डिक्टेटरशिप इमेज को प्रोजेक्ट करके हम डिसेंट को दबा देंगे, इससे मोदी साहब खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी गलतफहमी भारत का मीडिया और पॉलिटिकल कमेंटेटर मोदी विरोधी काम कर रहे हैं। इस बात को समझना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसको हम देखते हैं। उम्मीद है आप इस चैनल में मेरे साथ बने रहें। 12 कारण है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सरकार को नहीं करना चाहिए यूथ को टारगेट, और क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं आपके सामने। पहला, यू कैन डिस्पर्स ए क्राउड बट नॉट एन आइडिया। ये पूरा सीजेपी का आइडिया इंटरनेट पे चला था। उनके पास ना कोई संस्था है, ना ऑफिस है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। 2 करोड़ लोग अगर सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे जुड़े तो क्या सरकार को समझ में नहीं आया कि ये आप पैसे दे के इकट्ठे नहीं कर सकते? ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है कि आप लोगों ने पैसा दिया, बस भेजी और लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पे कितनी बसें भेजी थी, कितने लोगों को पैसा दिया गया था आने के लिए? माँ बाप ने अपने बच्चों को खुद पैसा दिया कि जाइए प्रदर्शन में शामिल होइए, तुम्हारे भविष्य का सवाल। क्या हमें ये मैसेज समझ में नहीं आया कि इस समय समाज बच्चों के साथ है और मीडिया और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट यूथ के अगेंस्ट काम कर रहा है? और जब आप समाज के अगेंस्ट काम करते हैं तो क्या आपका पॉलिटिकल बेस नहीं हिलता? क्या बीजेपी को और मोदी के जो टीम मेंबर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही? इसलिए मेरा ये कहना है कि आप टारगेट करना बंद करिए, राजनीतिक नुकसान आप ही का होगा। आप पूरी एक जनरेशन को अपने विरोध में खड़ा कर लें। आज आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए। पूरा सिख समुदाय 84 के दंगों के बाद कांग्रेस विरोधी हुआ। आज तक कितने साल हो गए? 40 साल, 42 साल बाद भी आज आप ये नहीं कह सकते कि सिख समुदाय कांग्रेस के साथ है। ये असर होता है। अगर बीजेपी ने ऐसा काम किया तो अगले 40-50 साल तक ये यूथ आपका साथ नहीं देगा। मतलब पूरी जनरेशन एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस खड़ी कर दोगे आप। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, मैसेज बहुत तेज फैलता है। पहले तो कम था, अब तो कितने विजुअल्स हैं, इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए मुद्दा अब ये जो था कि भाई बच्चों ने क्यों प्रदर्शन किया, अब ये सवाल हटके क्या बन रहा है कि सिस्टम बच्चों से क्यों डर रहा है? मोदी साहब इतना क्यों घबरा रहे हैं यूथ से कि उनको टारगेट किया जाए? ये इमेज सरकार के लिए और लीडरशिप के लिए सही नहीं है, इस बात को समझना। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो जेंजी है ये यूथ है। अभी ये समाज में अगले 40-50 साल तक एक्टिव रहने वाले। अगर आपने यूथ को बिगाड़ दिया, अपना रिलेशन खराब कर दिया, तो अगले 40-50 साल तक आपको इनका विरोध झेलना पड़ेगा। मतलब एक पूरी जनरेशन। और 40-50 साल का मतलब ये है कि अगर आज हम 2026 की बात कर रहे हैं तो हम 2070 तक इसी जनरेशन को झेलेंगे। और मोदी साहब तो 2047 में विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्या मोदी साहब को मिलेगा? अगले 40 साल में अगर इन पे दमन किया गया तो ये सरकार की इमेज इतनी खराब कर देंगे कि आपको किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रचार चल रहा है इसको रोका जाए। बीजेपी रिस्क लूजिंग द नैरेटिव बैटल विद अ जनरेशन इट कैन नॉट इग्नोर। आप कितनी भी दुहाई दे दीजिए कि हम युवाओं के साथ हैं, ये सारे वीडियोस बच्चे दिखा देंगे, सोशल मीडिया भर जाएगा कि ये आप बच्चों के साथ हो, आपके पास डिफेंस का रास्ता ही नहीं रहेगा। आपके पास ये कहने को रहेगा ही नहीं कि आप बच्चों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। तो कहेंगे आपने तो लाठियां चलवाई थी,
AK-47 चलवाई थी, आपने उन पर पता नहीं क्या क्या जुल्म किए थे आपकी पुलिस के माध्यम से, और आप बात कर रहे हो आप युवाओं के साथ हो। सोशल मीडिया आपके खिलाफ भर देंगे ये बच्चे, आपको मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ये जो प्रचार किया जा रहा है आप इसको रोकिए, ये आपके खिलाफ जाएगा, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि मेन लाइन मीडिया आज कोई नहीं देख रहा, पूरी दुनिया चल रही है सोशल मीडिया पे, और एआई का जमाना है। जिस तरह से सरकार के खिलाफ एआई को यूज करके पब्लिसिटी मटेरियल क्रिएट किया जा रहा है, आप उसको हटा ही नहीं सकते। आप कितने भी कानून बना लो, पूरी दुनिया में वो फैल रहा है, आप नहीं रोक सकते, कोर्ट भी नहीं रोक सकता। इस बात को समझना होगा। इसीलिए जो नए मीडियम्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इस बात को समझिए आप। अभी भी अगर हम गलतफहमी में हैं कि मेनलाइन अखबार और मेनलाइन टीवी चैनल दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की गलतफहमी है। उन्हीं टीवी चैनल्स में जो एंकर्स हैं, जिनके अपने फाइनेंशियल स्टेक है या नौकरी का सवाल है, वो मोदी साहब की तारीफ करते रहेंगे। इसीलिए उनको गोदी मीडिया बोला जा रहा है, क्योंकि वो सब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। उन सबको सरकार से ऐड चाहिए ताकि स्टाफ की तनख्वाहें निकल सके, उनको आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो रहा है, इस बात को समझना। इसके अलावा आप एक अरेस्ट करोगे, एक पुलिस एक्शन लोगे, बदले में क्या होगा? 10,000 पीस कंटेंट खड़े हो जाएंगे। पुलिस ने एक जगह लाठीचार्ज की होगी, आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज करी। अलग अलग एंगल से जिन बच्चों ने मोबाइल पे, फोन पे अपने फोटोग्राफ्स लिए या वीडियो बनाए, उसमें एआई कंटेंट के माध्यम से उसको फर्दर एग्रीवेट किया और उसका इस्तेमाल सरकार की इमेज के खिलाफ किया जाए। एक गलत कार्रवाई आपकी 10,000 लोगों को एक्टिवेट कर देगी, और 10,000 यूथ इस समय कंटेंट आसानी से बना सकता है। किस किस के पीछे आप पड़ोगे? और एक और अगर आपने काम किया तो 10,000 और खड़े हो जाए। आप नहीं रोक सकते, ये चेन रिएक्शन है। मोदी साहब को इसीलिए सोर्स को रोकना होगा, जो यूथ को बदनाम कर रहे हैं उनको वही रोकिए, नहीं तो ये खामियाजा आपको उठाना पड़े। इस बात को समझना जरूरी है। इसके अलावा इंटरनेट में कुछ भूला नहीं जाता है, आप डिलीट करवा दोगे, लेकिन कहां कहां डिलीट कराओ? ये जो फुटेजेस हैं ये आज पूरी दुनिया के हर टीवी चैनल पे चल रही है, और सैकड़ों चैनल्स हैं और करोड़ों यूट्यूब चैनल। कितनों को आप डिलीट करवाओ? भारत सरकार का जुरिडिक्शन कहां है कि भाई भारत में नहीं देखोगे ना, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देगा कि भाई भारत में दिखने वाला कंटेंट में ये मोदी साहब के खिलाफ जो नारे हो रहे ये नहीं दिखने चाहिए। बाकी दुनिया में क्या मोदी साहब विदेश यात्रा पे नहीं जाएंगे? क्या वहां के जर्नलिस्ट सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने बच्चों के खिलाफ ये दमनपूर्ण कार्रवाई क्यों करी? आपका मीडिया बच्चों को, यूथ को क्यों इस तरह से डिफेम कर रहा है? क्या जवाब देंगे आप इंटरनेशनल मीडिया में? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? आपसे जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती और होगी देश की। ये चीज रुकने वाली नहीं है, ये चेन रिएक्शन। तो बेहतर ये है कि इसको शुरू होने से पहले ही रोका जाए, बाद में रोकने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जब इस तरह की बातें होती हैं तो पोलराइजेशन के पुश, अदरवाइज पॉलिटिकल यूथ टुवर्ड्स ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। आज आपने बैठे बैठाए कांग्रेस और ऑपोजिशन को मौका दे दिया। आज यूथ की आवाज कांग्रेस उठा रहा है संसद में, उनके पास ये मुद्दा था ही नहीं। आज वो दिखा रहे हैं पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ, AK-47 का कैसे हुआ, किस तरह से पुलिस ने बर्बरता करी, बच्चों पे लाठियां चलाई, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, वो भी वर्दीधारी पुलिसमैन ने, वो भी सीनियर ऑफिसर्स ने। आप इसको कब तक छुपाएंगे? ये पूरी संस्था का ही नाम खराब हो। दिल्ली पुलिस की कितनी बेइज्जती हुई है, आपको क्या लगता है? ये जितनी सो कॉल्ड IPS ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स 20, 25, 30 साल के कैरियर में यहां तक पहुंचे, एक घटना ने इन सबको समाज का विलन बना दिया। क्यों? क्योंकि एक घटना ने उनके पूरे कैरेक्टर को एक्सपोज कर दिया कि पुलिस की ट्रेनिंग कैसी है और ये किस तरह से सोचते और करते। ये चीजें अब हटेंगी नहीं, ये मीडिया पे हमेशा रहेंगी, और इनको मैग्नीफाई किया जाएगा, अलग अलग एंगल से इस पे स्टोरियां बनेगी। कहां तक जवाब देंगे आप?
इसलिए इसको समझना जरूरी है। बैठे बैठाए आपने ऑपोजिशन को मजबूत कर दिया, इस बात को समझना जरूरी है। इसके अलावा बीजेपी वर्सेस यूथ, अब ये नैरेटिव जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल पे यूथ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बिना सोचे समझे उनको लेफ्टिस्ट कहा जा रहा है, नक्सलाइट्स कहा जा रहा है, बिगड़े हुए यूथ कहा जा रहा है, विदेशी ताकतों का मोहरा कहा जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये देश का युवा देश विरोधी, देश के साथ गद्दारी कर रहा है? ये जब आप लांछन लगाते हैं, वो व्यक्ति कभी आपको माफ करेगा? क्या वो युवा कभी बीजेपी को माफ करेगा कि आपने हमें किस तरह से टारगेट किया था? ये कीमत बहुत भारी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी शुड नॉट गिव द ऑपोजिशन ए रेडीमेड यूथ मूवमेंट, और बीजेपी यही गलती करे। और लोग अब ये कहने लगे कि देखिए इसका असर यूपी इलेक्शन में क्या होगा, आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। तो अगर डैमेज कंट्रोल करना है तो इस नैरेटिव को रोकना होगा। साथ ही जिस तरह से दमन किया जा रहा है, बीजेपी की स्ट्रांग इमेज जो है और कॉन्फिडेंट इमेज वो खत्म हो रही है। राम मंदिर चोरी के बाद क्या आरएसएस की इमेज रही है? जिस तरह के बयान आ रहे हैं हर जगह आज मंदिर चोरी का मुद्दा, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, राम मंदिर चोरी का मुद्दा हर जगह जब उठता है तो क्या आरएसएस बीजेपी गर्व से सर ऊपर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। एक घटना ने पूरी जिंदगी के लिए बदनाम कर दिया, पूरी संस्थाओं को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, आज तक 500 साल बाद हम उसको याद करते हैं। राम मंदिर में चोरी हुई, क्या लोग भूल जाएंगे? इस बात को याद रखिए, तो ये गलतियां ना करें। आरएसएस शुड बी पर्टिकुलरली कॉशियस अबाउट द जनरेशनल डिवाइड। आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो कट ऑफ है, वो टेक्नोलॉजी से भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप अगर परिवारों में देखें, मैं आपको अपने आसपास के परिवारों का एग्जांपल देता हूं। जो हमारे माता पिता का जनरेशन था वो आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। जो हमारे बाद का जनरेशन है उनमें बीजेपी और आरएसएस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। हम लोग बीच के हैं। ना हमारे माँ बाप ने हमें इतना इन्फ्लुएंस किया कि हम ब्लाइंड हो जाएं, और ना हम अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएं। 3 जनरेशन में आप अपने परिवार में देखिए कि बच्चों का ट्रेंड क्या है। तो जो आरएसएस आज है वो हमारे माँ बाप की पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ था। आज का आरएसएस हमारे साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है, और हमारे बच्चों के साथ तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी सोच, उनके काम करने के तरीके हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं। आरएसएस को खुद इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर आरएसएस ये समझता है कि उनको समाज के बारे में पता है, वो गलत फहमी है। बीजेपी और आरएसएस की सोच जिस तरह से यूथ के बारे में है, उसमें अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये अपने आप को समाज से कट ऑफ कर देगी। इसलिए ये जरूरी है। सवाल अब इस बात का है कि इस समय अगर आप देखें तो जो यूथ इकट्ठा हुआ था, सबसे बड़ी उनकी या कमजोरी अगर मैं कहूं, अभी भी वो पॉलिटिकली डिफाइंड नहीं है। वो कौन लोग थे? आप कॉकरोच जनता पार्टी को आप ये कह सकते हैं कि वो एक सिर्फ मंच था। जैसे आज आप अल कायदा की बात करते हो, आईएसआईएस की बात करते हो, कौन लोग हैं ये? इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? कौन सा हेड ऑफिस है? कुछ नहीं है। एक विचार को लेके लोग खड़े हुए थे। बच्चों को लगा कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, इकट्ठे हो गए। अल कायदा को लगा कि अमेरिका इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ है, वो उनके खिलाफ खड़े हो। आईएसआईएस को कुछ और लगा, वो उस मूवमेंट के खिलाफ लोग खड़े हो। बहुत सारे आइडियोलॉजी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ऐसे ही कम्युनिज्म था, ऐसे ही कैपिटलिज्म था, ऐसे ही डेमोक्रेसी। कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग काम करते हैं। तो जो इस समय यूथ खड़ा हुआ था वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए खड़ा नहीं हुआ था, वो एक कॉज के लिए खड़ा हुआ। आप उस कॉज को एड्रेस कर दीजिए, वो मूवमेंट खत्म हो जाता है। आप उस कॉज को एड्रेस करने की जगह इस मूवमेंट की जड़ें ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मतलब आप खुद उसको एक संज्ञा दे रहे हो, आप उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता, सॉरी टू यूज द वर्ड, मीडिया और पॉलिटिकल कमेंटेटर क्या कर सकते हैं?
जो चीज खत्म हो गई आप उसको आइडेंटिटी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ब्लंडर है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्शन कुड अनइंटेंशनली यूनाइट अदरवाइज फ्रेगमेंटेड यूथ। आज यही हो रहा है। बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, इससे दिल्ली का यूथ आंदोलित है। वो यहां बैठ के सोशल मीडिया पे बंगाल के खिलाफ या बिहार की सरकार के खिलाफ लिख रहा है, उसके मीम बना रहा है, उसके कार्टून्स डाल रहा है, उस पर अपने विचार रख रहा है। आप दिल्ली में बैठ के पूरे देश के युवाओं को इकट्ठा कर, और सोशल मीडिया का जमाना है, आप कैसे रोकोगे? कौन सा चैनल बंद करोगे? सरकार बहुत बड़े खतरे को मोल ले रही है, इस बात को समझना होगा। द डेंजर इज नॉट बच्चों ने क्या किया, आप प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब लोग क्या बोल रहे हैं? लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चों ने रास्ता दिखा दिया कि सरकार को कैसे झुकाना। अब सवाल इस बात का है कि कल को E20 के ऊपर अगर मान लीजिए सारे ड्राइवर सड़कों पे आ गए, तब आप क्या कर लोगे? सारे कैब ड्राइवर्स अगर सड़कों पे आ गए, आप क्या कर लोगे? अगर मैं ये कह रहा हूं किसी भी मूवमेंट में हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ है, अगर 1% व्यक्ति भी ये डिसाइड कर ले कि हमें अपनी बात रखने के लिए सड़कों का घेराव करना है, तो देश बंद हो जाएगा, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग सड़कों पे हो। तो इसीलिए सरकार की यह जिम्मेवारी है कि समस्याओं को समझें और एड्रेस करें। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आप उसको पिंच पॉइंट से बढ़कर क्रंच पॉइंट तक ना जाने दें। डेमोक्रेसी सिर्फ सत्ता नहीं है, सत्ता पे बैठ के लोगों की उम्मीदों पे काम करना डेमोक्रेसी। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना चाहिए। अभी उनका क्या था? प्रोटेस्ट हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ, पुलिस एक्शन हुआ, आपने अरेस्ट किए और सोशल मीडिया बैकलैश शुरू हुआ। यही हुआ था। होना क्या चाहिए? प्रोटेस्ट हुआ, कन्फ्रंटेशन की जगह बच्चों को बुलाया होता। क्या ये भैया क्या प्रॉब्लम है, पहले दिन ही क्यों इतने इकट्ठे हो रहे हो, क्या दिक्कत हो गई? उस मुद्दे पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। जो टास्क फोर्स आपने 1 महीने बाद बनाई, वो आप पहले हफ्ते भी बना सकते थे। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय करते, रिफॉर्म करते और बच्चों को बता दें कि जो हमसे बातें हुई थी, हमने जो एक्सपर्ट कमेटी की एडवाइस आई उस हिसाब से हमने कार्रवाई कर ली। ये होती है डेमोक्रेसी। ये नहीं होती कि हम नहीं बदलेंगे, तुम जो मर्जी कर लो, वो डेमोक्रेसी नहीं होती। क्योंकि समाज में समस्याएं रहेंगी और सरकार के पास हर चीज का सॉल्यूशन हर समय नहीं होता है। इसीलिए वार्तालाप जरूरी होता है, ताकि सरकार को टाइम मिले, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का टाइम मिले और समस्या का समाधान निकाला जाए। एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता, हो सकता है उसमें 5 काम करने। सरकार रोड मैप दे सकती है कि हम पहले 6 महीने में ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और 2 साल में प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। तब कोई नई प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी तो यही कहती है। लेकिन सरकार ने क्या किया? यूथ का मैसेज नहीं लिया, मैसेंजर को अटैक करना शुरू किया। जबकि ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना था, सरकार ने कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया। ये गलत है। इसीलिए मैं इस समय ये कह रहा हूं कि मोदी जी की चुनौती क्या है, इस बात को समझिए। एक तरफ हम कहते हैं मोदी साहब देश की जनता को, युवा को समझते हैं। तो इशू क्या था? मोदी साहब को ये कहना चाहिए था, आई मे डिसएग्री विद द यूथ और सीजेपी, बट आई विल डिफेंड द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। अगर मोदी साहब ये स्टेटमेंट दे देते, मोदी साहब की इमेज कहां होती? यूथ उनका फॉलोअर हो जाता। आज आपने यूथ को क्रिटिसाइज करके, और मीडिया ने मोदी के खिलाफ यूथ को भड़काने का काम किया है, मोदी से जोड़ने का काम नहीं किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी साहब, इनको, जो मीडिया आपका नाम लेके यूथ को बदनाम कर रहा है, उसको रोकिए। मोदी वर्सेस यूथ इनटू मोदी लिसनिंग टू यूथ, ये मैसेज होना चाहिए था। इट मीन्स यू कैन नॉट परमानेंटली डिफीट ए जनरेशन ऑन सोशल मीडिया बाय डिफीटिंग इट्स लीडर इन द स्ट्रीट। आप क्या करो? 5-10 लोगों को जेल में डाल दोगे, काम रुक जाएगा? लोग अंदर ही अंदर और भड़केंगे। सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर देगा, पूरी दुनिया में आपकी इमेज थू होगी। और जब इतिहास लिखा जाएगा, जब लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि साहब यूथ मूवमेंट में मोदी ने क्या कार्रवाई करी,
लाखों साइट्स पे लिखा होगा कि मोदी ने फोर्स का इस्तेमाल करके दमन किया। तब ये नहीं आएगा कि मोदी ने बच्चों को बुला के बात करी, एक भी साइट पे ये नहीं आएगा। तो इमेज क्या गई? जो आज हम हिटलर की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी तानाशाहों की बात कर रहे हैं, इतिहास क्या आपको उस कैटेगरी में रखना चाहेगा? यह आपको सोचना है। इसीलिए ये मुद्दा गंभीर है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब यूथ मूवमेंट को खत्म करो, कॉर्पोरेट जनता पार्टी को डिस्ट्रॉय करो, ये सोच ही गलत है। मेरा तो आज भी निवेदन है, लिसन टू यूथ, सॉल्व देयर लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस, prosecute only genuine offender and let democratic competition decide the rest. लड़िए मत, आप नहीं जीतोगे यूथ, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी की पावर, समाज की सिंपैथी है, आपको दिखे या ना दिखे। जब माँ बाप अपने बच्चों को प्रदर्शन में भेजते हैं ना, वो सोच समझ के भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डालता, क्योंकि उनको पता था कि बच्चा सेफ रहेगा और गलत काम के लिए नहीं जाए। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी माँ बाप के लिए। इसीलिए आप अगर बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं तो आप अनफॉर्चुनेटली बच्चों के माँ बाप और उसके परिवार के खिलाफ हो, और वो परिवार क्या फिर आपको समर्थन देगा? क्या आप उनसे वोट बैंक बन के उम्मीद करोगे? ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ निवेदन है मोदी जी से कि बच्चों को दबाइए मत, उनकी शिकायतों को दूर करिए, क्योंकि आप युवा को सड़क से हटा सकते हो पुलिस की मदद से, बैरिकेड लगा के, लेकिन सोशल मीडिया से हटा सकते हो क्या? करके देख लीजिए। इसीलिए एक बार फिर निवेदन है, मोदी जी ये गलती मत करिए, बीजेपी को, आरएसएस को और देश को महंगा पड़े। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से यूथ को कहा जा रहा है कि एंटी सोशल है, लेफ्टिस्ट है, सरकार के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, क्या इसका लॉजिकल कंक्लूजन है या इमोशनल आउटबर्स्ट है उन लोगों का जो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने विचार आपके सामने रखे, आपके विचार अलग हो सकते हैं। आप भी मुझे गालियां दे सकते हैं कि मैं यूथ का समर्थक हूं। मैं बिल्कुल भारत की युवा शक्ति का समर्थक हूं। अगर कोई ये बोलता है उनकी समस्याएं नहीं है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर आप युवा की बात नहीं सुनोगे तो वो अपनी बात कैसे रखेगा? इसका जवाब भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोजगार या बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ज्ञान आपको नहीं है, आपने ये मैसेज ही नहीं दिया कि आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं। आपने वो कम्युनिकेशन चैनल शुरू ही नहीं किया, तो बच्चे अपनी बात कैसे पहुंचाते? आप अल्टरनेट रास्ता बताइए, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आपके क्या विचार है दोस्तों, सामने रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।